हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे, द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने सारे वीडियो देख लिए होंगे। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देख लिया था, हम लोगों ने शुरुआत किया था सॉल्यूशन से, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया था मैंने, फिर कंसंट्रेशन बताया था, कंसंट्रेशन टर्म्स बताया था और उस पर वेरियस प्रॉब्लम्स किए थे। हमने 9 तरह का सॉल्यूशन बताया था और इसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स में मैंने बताया था परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और इसके अलावा मैंने बताया था मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों बता दिया था मैंने। तो अभी और जो रेस्ट बचे हुए हैं उनको एक बार हम लोग और देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे आज, तो उसका हेडिंग देंगे आप लोग पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म है पार्ट्स पर मिलियन। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, पार्ट्स पर मिलियन। चलो जी, तो नाम से क्लियर है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 10⁶। तो ये जस्ट लाइक परसेंटेज वेट बाई वेट है। तो लिखते कैसे हैं, पहले इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। मैंने बोला था आपको कि आप लोगों को यहाँ नीचे से पकड़ना है। तो 10⁶ ग्राम अगर आप सॉल्यूशन का वेट लेते हो, कितना ग्राम लेना है, तो 10⁶ ग्राम, क्योंकि वेट बाई वेट में 100 होता था, तो 100 ले लेते थे, वहां से बोलते थे कि 100 ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। तो लिखते हैं हम लोग, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व है, अगर ये अपन को पता चल गया तो इसे हम ये पीपीएम डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो बाबू, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया 100 पीपीएम, 100 पीपीएम एक्वस HCl सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख दिया आपके सामने और आपसे पूछा कि इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, तो आपको बताना होगा क्या आप समझ रहे हो। तो बाबू देखो 100 पीपीएम लिखा मैंने, मतलब आपको सॉल्यूट का वेट पता है और वेट ऑफ सॉल्यूशन आप कितने में लेंगे, तो 10⁶ में। तो आप बोल सकते हो कि 100 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है, जरा समझिए। आपको यहां से मिल गया बाबू वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका 100 ग्राम हो गया। आपसे पूछा जाए कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 10⁶ ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर पूछा जाए आपसे, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो दैट इज इक्वल टू 10⁶ माइनस 100 ग्राम। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो ठीक है, क्लियर है आप लोग को। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्वेश्चन है कि 500 ग्राम क्लोजअप है, 500 ग्राम क्लोजअप है और उसमें 0.2 ग्राम, उसमें 0.2 ग्राम फ्लोराइड प्रेजेंट है। तो लिखता है क्वेश्चन, 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन is present in close-up,
is present in close-up. Then calculate present in close-up. Then calculate ppm. If total weight of close-up is 500 ग्राम, तो देखो 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन क्लोजअप. 0.2 ग्राम फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है क्लोजअप में. तो आपसे पूछ रहा है कि पीपीएम में आप इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कीजिए. यदि टोटल वेट क्लोजअप का 500 ग्राम है तो सब लोग यही दिमाग लगाओगे. चुपचाप पहले आप लोग लिख दो डेफिनेशन क्या होता है. तो पीपीएम में लिखेंगे, ऊपर में क्या बताओ, तो ऊपर में लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या लिखेंगे, तो वेट ऑफ सोल्यूशन, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, तो 10 के पावर 6. तो बताइए इस क्वेश्चन के हिसाब से वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 0.2 ग्राम है. और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, तो 500 ग्राम है. और मल्टीप्लाई आप कितने से करोगे, तो 10 के पावर 6 से करोगे बाबू. तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा. तो 2 बाई पॉइंट के बदले में 0 बढ़ा दो तो ये 5000 हो जाएगा. और इंटू 10 के पावर 6 कर देंगे. 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1000 अपॉन में 5, और 5 से ये कटेगा 200 बार में. तो ये टोटल कितना हो गया, 400 ppm हो गया. तो इस तरह से आपका आंसर होगा, नोट कीजिए. चलो पीपीएम आप लोग को समझ में आ गया. पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन. तो अगर आप रिलेशन भी दोनों में देखना चाहें तो रिलेशन बिटवीन पीपीएम एंड परसेंटेज बिट बाई वेट, तो आप कर सकते हो. देखो जरा कैसे. तो पीपीएम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बताइए, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6. इसी को मैं अगर लिख दूं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 के पावर 2 मल्टीप्लाई 10,000. तो इस पूरे को 10 के पावर 2 को हम लोग साथ में परसेंटेज वेट बाई वेट लिख सकते हैं. तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, पीपीएम इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10,000. तो ये दोनों में रिलेशन हो गया. अगर वेट बाई वेट पता है तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पीपीएम कैलकुलेट होगा. इसी तरीके से आप देख सकते हो, बहुत इजी है ये दोनों चीजें, इसलिए इतना ज्यादा ये नहीं करना है. पीपीबी को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन. देखो जी पार्ट्स पर बिलियन भी एकदम सेम इसी तरीके का है. कैसे इसको हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे पार्ट्स पर बिलियन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10 के पावर 9. तो ये पार्ट्स पर बिलियन हो जाता है. तो कैसे डिफाइन करोगे बाबू, तो बोलेंगे कि 10 के पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है. तो 10 के पावर 9 ग्राम सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट का कितना वेट डिसॉल्व है. अगर ये मेरे को पता चल जाए तो हम इसको बोलेंगे कि ये पीपीबी में कंसेंट्रेशन है. तो लिखेंगे द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 10 के पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 10 के पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है.
अब जैसे मान लो मैं बोल दूं एग्जांपल के तौर पे 500 ppb aqueous H2SO4 solution, aqueous H2SO4 solution, what does it mean? इसका क्या मतलब है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहां से आप लिख सकते हो कि 500 ग्राम H2SO4 is dissolved in 10 के पावर 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आपको पता चलेगा कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 500 ग्राम है और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 10 के पावर 9 ग्राम है, 10 के पावर 9 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आप यहां से निकाल सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 10 के पावर 9 माइनस 500 ग्राम। तो ये जो आपका आया वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आया। एक क्वेश्चन भी हम लोग ले सकते हैं। क्वेश्चन है 5.8 गुना 10 के पावर माइनस 3 ग्राम, 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 3 ग्राम ऑक्सीजन is dissolved per kg of sea water, per kg of sea water. Then calculate the concentration of oxygen in ppb। तो आपको ppb में कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले लिखेंगे कि ppb क्या होता है। तो ppb में लिखते हैं दोनों, ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन और इंटू 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 3 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो पर केजी कह रहा है, तो पर केजी मतलब 1000 ग्राम हो गया और इंटू 10 के पावर 9। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे 5.8 इंटू 10 के पावर माइनस 3 इंटू 10 के पावर 6। यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के पावर 6 बच गया और ये भी 3 खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे 5.8 इंटू 10 के पावर 3 ग्राम और मल्टीप्लाई करोगे तो 5800 ग्राम। तो ये आपका कंसंट्रेशन इन पीपीबी आ गया। तो इसको हम लोग पीपीबी में लिख लेंगे। यहाँ पे 5800 पीपीबी, इसको भी लिखेंगे 5.8 गुना 10 के पावर 3 पीपीबी। तो नोट कीजिए ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट देखो, अगर हमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन पीपीबी एंड परसेंटेज वेट बाई वेट। तो अगर पीपीबी और परसेंटेज वेट बाई वेट में रिलेशन चाहते हैं तो पीपीबी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? तो ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन
और मल्टीप्लाई 10⁹। अब देखो जी, इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। और अगर मान लो मैं इसको लिखता 10⁶ इंटू 10⁻³ कर देता तो ये पूरा ppm हो गया। तो इसकी जगह पे अगर लिखना होता मेरे को तो लिखता मैं ppb इज इक्वल टू ppm इंटू 1000। तो ये ppm और ppb में रिलेशन हो गया। लेकिन अगर इसी को वेट बाई वेट के साथ रिलेशन चेंज करना है तो लिखा जाता ppb इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो इस पूरे को परसेंटेज वेट बाई वेट लिख सकता हूँ। तो लिखता परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁻⁷। तो रिलेशन आ गया आपके सामने ppb इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10⁻⁷। ये सिंपल चीजें हैं जो आप खुद से भी कर सकते हो। तो इस तरह से ppm ppb क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग फॉर्मेलिटी। इसको हम लोग f से डिनोट करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि फॉर्मेलिटी इज जस्ट लाइक मोलैरिटी। तो लिख देते हैं इट इज जस्ट लाइक मोलैरिटी। फॉर्मेलिटी होता क्या है? तो इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मेलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? अगर इसका फॉर्मूला लिखना हो तो लिखेंगे नंबर ऑफ फॉर्मूला मास और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा फॉर्मूला मास पर लीटर। तो अब देखो जी, फॉर्मूला मास पर लीटर हो गया। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास इक्वल टू गिवन मास अपॉन में ग्राम फॉर्मूला मास। तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। तो ये भी लिख देते हैं नोट करके। इट इज जनरली यूज्ड फॉर एन आयनिक कंपाउंड्स। याद रखना कि जैसे कि मान लो कोई कंपाउंड डाइमराइज कर जाता है या कोई कंपाउंड ट्राइमराइज कर जाता है। जैसे डाइमराइज करने का मतलब क्या है? देखो, जैसे जितने भी छोटे छोटे एसिड्स होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड होता है या फिर बेंजोइक एसिड होता है, ये सिंपल फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये डाइमराइज कर जाते हैं। तो लिख सकते हैं ये भी, इन केस ऑफ डाइमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन formality is used instead of molarity। इस तरह से इस बात को याद रखना कि मोलारिटी की जगह फॉर्मेलिटी को हम लोग यूज करते हैं। अगर आयनिक कंपाउंड दिया है तो आयनिक कंपाउंड के लिए या फिर डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन टाइप का कोई भी घटना होगा
तो हम लोग इसमें फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं। देखो जी, एक क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि NaOH में कोई भी डाइमराइजेशन का केस नहीं है, या ट्राइमराइजेशन का केस नहीं है, ये सिंपल अपने फॉर्म में पाया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि NaOH जो है टूटेगा वो किस तरह से टूटेगा, तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो इसमें कुछ चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इस केस में मोलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास दोनों सेम रहेगा। लेकिन नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें मोलर मास अलग हो जाएगा और ग्राम फॉर्मूला मास अलग हो जाएगा, तो वहाँ मोलारिटी और फॉर्मेलिटी दोनों चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे दोनों सेम चले रहेगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट उसको कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो आप। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, अपॉन में मोलर मास, तो वो कितना होगा बोलो। तो गिवन मास 20 ग्राम है और NaOH है, तो बाबू आपको पता है कि इसका मास कितना होता है। Na का मास है 23 और ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल 40 ग्राम पर मोल हो गया। तो गिवन मास 20 ग्राम अपॉन में 40 ग्राम पर मोल, तो आप देख सकते हो कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 1/2, तो 1/2 मोल आ गया। और देखो वॉल्यूम यहाँ पे 2 लीटर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो कि मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, बोलो, तो लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स 1/2 है, वॉल्यूम बाई 2 हो गया, तो यानी टोटल हो गया 1/4। तो यहां लिख सकते हो मोलारिटी इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/4। दोनों में यूनिट थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मोलारिटी लिखेंगे तो मोल पर लीटर होगा और फॉर्मेलिटी होगा तो फॉर्मूला मास पर लीटर होगा। तो यहां मैं सेपरेट लिख दे रहा हूं, मोलारिटी इज इक्वल टू 1/4 मोल पर लीटर और फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1/4 फॉर्मूला मास पर लीटर। बस दोनों में फर्क यही है, नोट करो। चलो देखो एक क्वेश्चन है, 20 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 400 ml बेंजीन एंड इट गेट्स डाइमराइज्ड, देन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अभी देखो यहाँ पे मोलारिटी और फॉर्मेलिटी दोनों चेंज हो जाएगा। आप निकालने की कोशिश करोगे मोलारिटी, बट वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि इसमें साफ लिखा हुआ है कि डाइमराइज हो चुका है। इसका मतलब आप सीधे सीधे मोलर मास नहीं दे सकते। तो आप देखो कैसे होगा, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो एसिटिक एसिड को सबसे पहले ये जान लो कि CH3 डबल बॉन्ड OOH होता है, तो इसका एक मॉलिक्यूल नहीं रह जाता है, इसके 2 मॉलिक्यूल मिल करके और डाइमराइज हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ाया था, इसको बोलता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो डिसोसिएशन का वजह है, सॉरी एसोसिएशन का वजह है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो आपको जो ये सिंगल मॉलिक्यूल दिख रहा था वो अब सिंगल नहीं रहा, वो डबल हो चुका है। तो अब बताओ कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो कार्बन 4 हो गया। हाइड्रोजन बताओ, तो 3 यहाँ से, 4 1 5 और 3 8, C4H8 हो गया। ऑक्सीजन 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4 हो गया। तो ये अब आपका इसका फॉर्मूला मास हो चुका है, फॉर्मूला हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला मास कितना आएगा, ग्राम फॉर्मूला मास इक्वल टू
12 चौके 48 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 8 हो जाएगा, और 16 का 16 चौके 64 हो जाएगा। तो 48 और 8 56 और 4 60 60 120, तो ये 120 हो गया फार्मूला मास पर लीटर, फार्मूला मास पर लीटर। ठीक है, फार्मूला मास पर मोल बोल सकते हो, फार्मूला मास पर मोल बोल सकते हो। तो देखो जी, अब हम लोगों को कंसंट्रेशन निकालना है एसिटिक एसिड का। तो हम फॉर्मेलिटी में क्या जानते हैं? फॉर्मेलिटी में हमको पता है कि नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो फार्मूला मास कैसे निकालते हैं? तो गिवन मास अपॉन में ग्राम फार्मूला मास। तो इसके लिए लिख देंगे गिवन मास अपॉन में ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास। तो गिवन मास कितना है बाबू? तो गिवन मास आपका 20 ग्राम है, और ग्राम फार्मूला मास कितना है बोलो? तो वो 120 ग्राम, 120 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? 400 ml दिया हुआ है। तो इसको आप लोग लिख सकते हो 400 ml है तो 1000 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आप सेम चीज कर दीजिए, 400 अपन 400, 400 अपन 1000 कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो चुका है। इसको सॉल्व करते हैं। वैसे आप लोग इसको चाहें तो गिवन मास को ग्राम ले सकते हो, ग्राम फार्मूला मास को क्या लिख सकते हैं? फार्मूला मास पर मोल। तो यहाँ ग्राम की जगह आप चाहें तो फार्मूला मास पर मोल कर सकते हैं, फार्मूला मास पर मोल। और यहाँ पे लीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो 20 × 10 अपॉन में 120 × 4, 120 × 4, तो 20 छक्का 120 हो गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5/12 हो जाएगा। नोट कीजिए। तो देखो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। 20 ग्राम एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व इन 400 ml बेंजीन and it gets dimerized, then calculate the concentration of acetic acid। तो एसिटिक एसिड यहाँ पे दो मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाएगा, ये तय बात है। और थोड़ा सा उल्टा करके आप बनाइएगा, C डबल बॉन्ड को ऊपर कर दीजिएगा, OH को नीचे कर दीजिएगा, और इस केस में जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। तो ये दोनों लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे और डाइमराइज होंगे। तो फॉर्मूला इसका चेंज हो जाएगा और ग्राम फार्मूला मास जस्ट डबल आएगा। एसिटिक एसिड का 60 होता है और इसका 120 आएगा। यूनिट पे थोड़ा ध्यान देंगे बाबू, फार्मूला मास पर मोल, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मोलर मास का क्या होता है? मोलर मास का ग्राम पर मोल होता है। इसी तरह से इसका हो जाएगा आपका ये 120 ग्राम पर फार्मूला मास होगा। यहाँ पे इसका हम लोग लिखेंगे ग्राम पर फार्मूला मास। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम पर फार्मूला मास, ग्राम पर फार्मूला मास। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 120 ग्राम पर फार्मूला मास। याद कैसे रखोगे? तो मोलर मास का होता है ग्राम पर मोल। इसी तरह से ग्राम फार्मूला मास का लिखोगे ये ग्राम पर फार्मूला मास। यहां से भी रिलेट कर सकते हो आप लोग, ग्राम अलग कर दो, फार्मूला मास अलग कर दो, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो फॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आप नंबर ऑफ फार्मूला मास कैसे निकालते हो? तो गिवन मास अपॉन में ग्राम फार्मूला मास, ये इसका फार्मूला हो गया नंबर ऑफ फार्मूला मास निकालने का। ध्यान से देखोगे बाबू, क्योंकि इस पे और 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो गिवन मास अपॉन में ग्राम फार्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर,
लेकिन क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में, तो उसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे गिवन मास 20 है और ये फार्मूला मास जो है वो 120 है, तो ग्राम अपॉन में ग्राम पर फार्मूला मास, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, तो ये बच गया फार्मूला मास पर लीटर। तो इसको कर लीजिए, पहला गुना चौथा, दूसरा गुना तीसरा, सॉल्व करने पे आएगा 5/12 फार्मूला मास पर लीटर। इसको नोट कर लीजिए। चलो, तो एक और क्वेश्चन करिए। 6 ग्राम एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी। देखो जी, सबसे पहले मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी के लिए आपको क्या चाहिए बताइए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो, इसमें 6 ग्राम दिया हुआ है, तो मोल्स निकाल सकते हो आप लोग। नंबर ऑफ मोल्स एसिटिक एसिड का कैसे निकालोगे? तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सभी को आइडिया हो चुका होगा। गिवन मास अपॉन में बोलो मोलर मास। तो याद रखना, जिनको नहीं आता है वो कैलकुलेट कर लेंगे। CH3COOH होता है एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, CH3COOH। तो 12 + 3 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 16 32, हाइड्रोजन का 1, टोटल जोड़ के 60 आता है। तो गिवन मास है 6 ग्राम और मोलर मास है 60 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसिल, तो 1/10 मोल हो गया, 1/10 मोल। अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो रख दीजिए। तो 1/10 अपॉन 1 मतलब 1/10 मोल पर लीटर। लेकिन अगर आप फॉर्मेलिटी निकालने जाते हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए आप क्या लिखिएगा? नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो, नीचे में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन ऊपर में फर्क हो गया। अभी जस्ट तुम लोग को समझाए थे कि एसिटिक एसिड डाइमराइज कर जाता है, तो हम बताए थे क्या कि एसिटिक एसिड ऑन डाइमराइजेशन, ऑन डाइमराइजेशन ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू 120, ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू 120 ग्राम पर फार्मूला मास, ग्राम पर फार्मूला मास। देखो, यही चेंज हो गया। वहां पे 60 ग्राम था, 60 ग्राम पर मोल, यहाँ पे 120 ग्राम पर फार्मूला मास। यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार और लिखते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, नया चीज है। गिवन मास अपॉन में ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास, और टोटल का अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देख सकते हो गिवन मास कितना है, तो गिवन मास तो इसमें भी 6 ग्राम ही है, और ग्राम फार्मूला मास कितना है, तो 120 ग्राम पर फार्मूला मास है। और आप देख सकते हो कि ग्राम ग्राम क्या हो गया? कैंसिल, तो ये कट जाएगा। और वॉल्यूम कितना है, तो 1 लीटर है, तो ये लिखेंगे हम लोग 1/20, 1/20 फार्मूला मास पर लीटर, 1/20 फार्मूला मास पर लीटर। आप लोग देख सकते हो कि दोनों में क्या रिलेशन है। 1/10 मोलारिटी आया, 1/20 फॉर्मेलिटी आया। तो मोलारिटी और फॉर्मेलिटी में बस यही फर्क है। फॉर्मेलिटी में ये डाइमराइज कर जाता है, फॉर्मेलिटी जब निकालोगे तो उसमें डाइमराइजेशन देखना होगा, और मोलारिटी में कुछ नहीं देखना होगा। नोट कीजिएगा, और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 44.8 ग्राम बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलारिटी एंड फॉर्मेलिटी। सबसे पहले मोलारिटी निकालते हैं। पता है सबको मोलारिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ बेंजोइक एसिड का क्या है? C6H5COOH होता है। तो 12 × 6 + 1 × 5 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 16 32 और हाइड्रोजन का 1, तो 72 हो गया। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 32 हो गया। तो 72 और 5 77 और 77 और 12 कितना हो जाएगा? 89 89 टू 89 और 2 91 और 91 और 30 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर से कर लेते हैं। तो 12 × 6 हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन का 1 × 5 और फिर ये कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का 16 16 32 और 1 है। तो 32 और 1 33 और 12 45 45 + 50 50 और 72 कितने हो जाएंगे? 122 120 ग्राम पर मोल। तो चलिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स। बाबू बहुत बार बता दिए हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। तो 44.8 ग्राम ये दिया हुआ है और मोलर मास कितना हो जाएगा? तो 122 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 448 बटा में 1220 ये मोल हो गया। आप कटाइए इसको, 2 2 4 610, फिर 112 इसका 305, तो लिख देता है इतना ही, 112 अपॉन में 305 मोल ये आ चुका है। अब हमको निकालना क्या है? तो मोलारिटी निकालना है। ये मैंने क्या निकाला? तो ये निकाला मैंने नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो चलिए, मोलारिटी क्या होगा बताइए? तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 112 बटा में 305, ये मोल आया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो 2 लीटर है। तो क्या लिखेंगे? तो 112 अपॉन में 305 × 2 मोल पर लीटर। आप देख सकते हो कि 2 से ये कटेगा 56 बार में, तो 56 अपॉन में 305 मोल पर लीटर। ये आपका मोलारिटी हो गया। अगर आपको फॉर्मेलिटी निकालना होगा तो फिर से फॉर्मेलिटी में ये डाइमराइज कर जाएगा, क्योंकि ये एसिटिक एसिड की तरह ही बेंजोइक एसिड होता है। तो देखिए जरा, C6H5 C डबल बॉन्ड OOH, और इधर से भी आप ले लीजिए बेंजोइक एसिड, तो C6H5 C डबल बॉन्ड OOH। तो देखो बाबू, यहाँ पे ये डाइमराइज हो गया और इधर भी डाइमराइज हो गया। तो अब फॉर्मूला मास इसका डबल हो जाएगा। तो पहले ये 122 था, अभी ये 224 हो जाएगा। तो ग्राम फार्मूला मास इज इक्वल टू 122 × 2, तो कितना हो जाएगा? 244 और ग्राम पर फार्मूला मास, ग्राम पर फार्मूला मास। तो देखिए, अब हम लोग फॉर्मेलिटी निकालेंगे तो क्या होगा? तो फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ फार्मूला मास, नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, नंबर ऑफ फार्मूला मास कितना आया था? तो नंबर ऑफ फार्मूला मास हमारा कैसे निकलेगा? तो गिवन मास अपॉन में ग्राम फार्मूला मास, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, गिवन मास अपॉन में, ये नया चीज है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, ग्राम फार्मूला मास। तो ये इसके बदले में हो गया, और नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखिए, गिवन मास कितना है? तो 44.8 है, अपॉन में कितना है? तो 244 है, 244 है, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 44.8 अपॉन में 244 × 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटा करके अगर आप चाहें तो नीचे 0 भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कितना? 448 अपॉन में 244
इंटू 20। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, कैलकुलेट करिए। और यूनिट क्या होगा बताइए। तो ये यहाँ पे ग्राम और ग्राम पर फॉर्मूला मास, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा तो बच जाएगा आपका फॉर्मूला मास पर लीटर, फॉर्मूला मास पर लीटर। सॉल्व कीजिए इसको। तो ये 2 से कटेगा 10 बार में और ये हो जाएगा 2 to 4। तो 2 to 4 अपॉन में 244 इंटू 10, तो ये कटेगा 112 और ये क्या हो जाएगा 122। तो देख सकते हैं हम लोग, और अभी भी कटा सकते हैं, तो 6 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 6। तो 56 अपॉन में 61 इंटू 10, 61 इंटू 10। तो आप एक बार और कटा दीजिए इसको। तो 5 टाइम्स कटेगा ये और ये 28, तो ये हो गया 28 अपॉन में 305 और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास पर लीटर। देख सकते हो बाबू दोनों में क्या रिलेशन है। ये भी मोलारिटी फॉर्मेलिटी का दोगुना आया है। देखो ये वो डबल है और ये आपका उसका है हाफ है। नोट कीजिए, ये थोड़ा सा टफ पार्ट था, आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। नोट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। और नेक्स्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मैलिटी क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। ये भी मोलारिटी से रिलेटेड है, मोलारिटी की तरह ही होता है। तो लिखेंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute. It is defined as number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Present in 1 liter of solution. तो इसको लिखेंगे कैसे, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो जी, यहाँ पे तुम लोग को 2-3 बात समझना होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, द गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। इस फॉर्मूला के द्वारा आप निकाल सकते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। तो इसके लिए आपको इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है। तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। और फिर आपके मन में ये आएगा कि एन फैक्टर क्या है। तो याद रखेंगे एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है। एन फैक्टर जो होता है बहुत सारा चीज है, जैसे कि बेसिसिटी है, एसिडिटी है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है, और इसके अलावा चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन और चार्ज ऑन एनायन। चार्ज ऑन कैटायन ले सकते हो या चार्ज ऑन एनायन ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को पता चलेगा। तो सबसे पहले इसका यूनिट भी पूछा जा सकता है। यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर।
ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, याद रखिएगा नॉर्मेलिटी का यूनिट होता है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको सीखते हैं। क्वेश्चन है 4.9 ग्राम H2SO4 4.9 ग्राम H2SO4 is dissolved in 2 liter of solution, is dissolved in 2 liter of solution, then calculate its normality and molarity। तो यहाँ से हम लोग दो चीजें देखेंगे, नॉर्मेलिटी मोलारिटी में रिलेशन भी देख लेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने। तो नॉर्मेलिटी के लिए मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखो जी ये चाहिए मेरे को, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मेरे को चाहिए गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास के लिए चाहिए मोलर मास अपॉन n फैक्टर। अब देखो बाबू इसमें H2SO4 है, और H2SO4 क्या है, एसिड है। एसिड जो है ना अपना H प्लस त्याग करता है, H प्लस का लॉस करता है। तो याद रखना कि H2SO4 2H का लॉस कर सकता है। तो अगर ये 2H का लॉस कर सकता है, इसका मतलब इसका n फैक्टर 2 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे n फैक्टर इज इक्वल टू 2। आया समझ में, 2H प्लस लॉस करेगा इसलिए n फैक्टर 2 हो गया। तो अब बताओ यहाँ से क्या आप इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर। मोलर n फैक्टर आपको पता चल गया है, और मोलर मास आप निकाल सकते हो। H2SO4 का कितना होगा, तो H2 का 2 होगा, सल्फर का 32 होगा, ऑक्सीजन का 16 चौके 64 होगा। तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, मेरे को पता था 98 होता है। तो मोलर मास 98 हो गया, अपॉन में n फैक्टर 2 हो गया। तो यहाँ से आपको मिल गया 49। मैंने इक्विवेलेंट मास निकाल दिया। अब इक्विवेलेंट मास निकला तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकलेगा। तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और वो होता है गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। और गिवन मास कितना है जी, तो 4.9 ग्राम है, और इक्विवेलेंट मास कितना है, तो 49 है। तो ये ध्यान रखना 49 ग्राम। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा पूरा का पूरा, और ये पॉइंट के बदले 10 आएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1/10 आया। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट 1/10 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 हो गया, तो 1/20। ये आपका नॉर्मेलिटी हो गया। ठीक है, नोट कीजिए। चलो, तो मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी के लिए क्या चाहिए बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास कितना है 4.9 ग्राम, मोलर मास कितना है 98 ग्राम पर मोल। ये बताओ ये कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये 20 बार में कट गया। तो
तो ग्राम से ग्राम भी कट गया, तो 1/20 मोल आ गया। तो बताओ जी, मोलरिटी में रख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स 1/20 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 हो गया, तो 1/40 हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मोलरिटी 1/40 आया और नॉर्मेलिटी कितना आया था, तो नॉर्मेलिटी 1/20 आया था, नॉर्मेलिटी 1/20 आया था। तो मोलरिटी में किसी से मल्टीप्लाई किए तो नॉर्मेलिटी आया, तो 2 से किए। तो यहाँ से एक सीधा सीधे रिलेशन मैं लिख रहा हूँ और उसको प्रूफ भी करूंगा। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर ध्यान रखेंगे, एक रिलेशन आपके सामने है, प्रूफ भी कर देता हूं, देखो कैसे। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब इसको मैं चेंज करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में क्या है 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में, बोलो क्या, इक्विवेलेंट मास और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बताओ, तो गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास को क्या लिख सकते हैं बताओ, तो लिख सकते हैं मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पे लिख देंगे इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब देखो जी, ये दोनों नीचे रह जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और मोलर मास के बगल में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और एन फैक्टर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो चलो, अब एक बात बताओ, क्या गिवन मास अपॉन मोलर मास को मोल बोल सकते हैं क्या, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स गुना एन फैक्टर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये पूरा आ गया। अब देखो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, अब आप क्या कर सकते हो, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इस पूरे को हम मोलरिटी बोलते हैं, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। चलो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अगर एन फैक्टर पता रहे और मोलरिटी पता रहे तो आप डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। याद रखना कि पहले तुम्हें मोलरिटी कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट कैलकुलेट मोलरिटी देन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, फर्स्ट कैलकुलेट मोलरिटी देन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी, देन कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपने पहले उसमें मोलरिटी निकाल लिया होता तो 1/20 आया था, सॉरी 1/40 आया था, तो नॉर्मेलिटी के लिए क्या कर लेते, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते। और एन फैक्टर क्या था, इसके ऊपर में 2 था, क्योंकि 2h उसने लॉस किया था, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो डायरेक्ट 1/20 आ जाता। इसलिए याद रखना इस बात को कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, तो एकदम इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको याद रखिए और आगे नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।